हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के इस सेशन में हम लोग दो सवाल है y के पावर x इज इक्वल टू x के पावर y, इसका हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। और एक दूसरा सवाल है x टू द पावर y इज इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। फिर हम लोग 5.9 प्रश्नावली का ये दो सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपने पहले सवाल पे आते हैं। y के पावर x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर y। ये हमारा सवाल जो है वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल, ऊपर भी वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल है। तो हम लोग दोनों पक्षों का log लेंगे। तो टेकिंग log ऑफ बोथ द साइड्स, ये हो गया log y टू द पावर x इज इक्वल टू log x टू द पावर y। log दोनों पक्षों का हमने ले लिया। फिर log के नियमानुसार इसको सॉल्व करेंगे। x पहले आएगा, x log y इज इक्वल टू y पहले आएगा, y log x। सवाल हमारा सॉल्व हो गया क्योंकि हमारा सवाल लाइन में चेंज हो गया। यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन है, दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ लिखेंगे x इंटू log y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स y इंटू log x। चूंकि ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है इसलिए हम सूत्र यूज कर लेंगे अपना। पहले को लिखते हैं दूसरे का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ log y, प्लस दूसरे को लिखेंगे और पहले का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स। ये पहले का काम हो गया। फिर हम दूसरे पर चलेंगे, इक्वल साइन, पहले को लिखेंगे दूसरे का अवकलन log x, प्लस दूसरे को लिखेंगे पहले का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ y। दोनों पक्षों का अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया जाए। x को हम उतारेंगे log y का, चूंकि वेरिएबल डिफरेंट है तो log x का 1/x होता है, तो log y का 1/y डिफरेंट होने के नाते डी वाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। प्लस log y को तो केवल उतारना है, तो log y उतर गया, x का 1 हो जाता है, तो ये लेफ्ट साइड का काम हो गया। राइट साइड y को उतारना है, log x का 1/x, प्लस log x को उतारना है, y का डिफरेंट वेरिएबल होने के नाते डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। चूंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो डी वाई बाई डी एक्स इधर भी है, डी वाई बाई डी एक्स इधर भी, इसको लेफ्ट लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स अपॉन वाई पॉजिटिव, एक्स अपॉन वाई पॉजिटिव, और यहाँ से हमको log x निगेटिव मिलेगा, माइनस टाइम log x इज इक्वल टू, ये पहले से उधर है तो y बाई एक्स हमने लिख दिया पॉजिटिव, और ये उधर जाएगा तो माइनस टाइम log y। चाहे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर लें, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई log x अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ y मीन माइनस x log y अपान x। फिर डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा, ये y ऊपर चला जाएगा इसके साथ, y माइनस x log y, और y इसके साथ चला जाएगा अपान x के साथ, ये होगा x माइनस y log x। ये हमको आंसर मिलना चाहिए, ये जो है आंसर हमको प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x टू द पावर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई। यहाँ भी आप देख रहे हैं वेरिएबल के पावर वेरिएबल है
क्योंकि यहाँ वेरिएबल के पावर वेरिएबल दिख रहा है, तो चाहे एक पक्ष में दिखे दूसरे में भले ना दिखे, लेकिन इसको अवकलन हमको करना ही करना है, इसका भी करना है, इसका भी करना है। तो इसका बिना लाग लिए हम अवकलन नहीं कर सकते, तो निश्चित रूप से लाग लेना ही हमारा विकल्प है, बाकी कोई विकल्प नहीं है। तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ द साइड्स। ये हो जाएगा, लाग लिख देंगे, इसको जो भी है इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ भी लाग लिखेंगे और जो आइटम है ब्रैकेट में लिख देंगे। लाग के नियम से इसको जब सॉल्व करेंगे तो घात पहले आ जाएगा और लाग के साथ x आ जाएगा, फंक्शन बन जाएगा ये x माइनस वाई पावर है तो लाग से पहले आ जाएगा और लाग e का फंक्शन हमको बनेगा। लाग e चूंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं, सिर्फ इधर बचेगा x माइनस वाई और ये हमारा y लाग x। चूंकि हमको जो भी प्रूफ करना है उसमें राइट साइड में x लाना है और लेफ्ट साइड में dy बाई डी एक्स, तो हम y x को सेपरेट करना है तो हमारा सवाल इजली सॉल्व होगा। तो हम इस y को इधर ला रहे हैं तो y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा, ये इधर ऑलरेडी है और y कॉमन ले रहे हैं तो हो जाएगा 1 प्लस लाग x। यहाँ हमारा सिर्फ x बचेगा, y को इक्वल कर दिया जाए तो ऊपर x नीचे नीचे चला जाएगा, 1 प्लस लाग x ये हमको मिलेगा। ठीक इसी तरह का हमारा सवाल भी है, यही डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, both the sides with respect to x, with respect to x। तो ये हमको मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये n बाई डी वाला फार्मूला यूज करेंगे, dn nd फार्मूला होता है, पहले d को लिखते हैं, d माने 1 प्लस लाग x को लिखेंगे, फिर न्यूमरेटर का अवकलन करेंगे 1 हो गया, माइनस न्यूमरेटर को लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 0 प्लस 1 बाई एक्स हो गया, क्योंकि इसका अवकलन ये 0 हो जाएगा, इसका लाग इसका 1 बाई एक्स होता है, अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस लाग एक्स का वर्ग होल स्क्वायर। तो ये मिल गया हमको dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से x ऊपर x नीचे कैंसिल हो गया, ऊपर मिला 1 प्लस लाग x और ये माइनस, इसको माइनस कर देगा, नीचे 1 प्लस लाग x का वर्ग होल स्क्वायर, फिर ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो जो हमको प्रूफ करना था लाग x अपान 1 प्लस लाग x का होल स्क्वायर, ये चीज़ हमको मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमको मिली। तो ये दूसरा सवाल हो गया इसी। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि हमारा एक फैक्टर क्या है। तो हमारा इसमें हम लोग एक फैक्टर पता करते हैं कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, क्या चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, यही हमको पता करना है। कौन सी राशि बार बार दोहराई जा रही है। अगर ये बात हम समझ लिए तो फिर हमारा सवाल आसान हो गया। तो हम देखे हैं तो हमारा जो दोहराने का काम है इसमें 3 आइटम है, एक्स स्क्वायर है प्लस है 1 और बटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा, उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर पर हम पहुंच जा रहे हैं। तो ये बात समझ में आ रही है कि 4 चीज़ें दोहराई जा रही हैं। अगर हम बात करें तो इतनी चीज़ें दोहराई जा रही हैं बार बार। एक्स स्क्वायर प्लस का साइन, 1 का साइन, बटे का साइन, फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ये चीज़ रिपीट हो रहा है। ये चीज़ें रिपीट नहीं हो रही है, 1 2 3 4 ये सिंगल बार आया, अब एक्स स्क्वायर रिपीट हुआ, उसके बाद तब प्लस का साइन रिपीट हुआ, तब 1 रिपीट हुआ, तब बटे का साइन रिपीट हुआ, यानी ये हमारा एक फैक्टर है। तो एक फैक्टर हमने पता कर लिया कि हमारा सिंगल फैक्टर क्या है। तो सिंगल फैक्टर हमने अपना पता कर लिया कि हमारा जो सिंगल फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा, ये चीज़ हमारा सिंगल फैक्टर, यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है।
तो जो चीज़ बार बार रिपीट होता है उसमें से एक आइटम छोड़ करके बाकी सारे आइटम को वाई मान लेते हैं। जैसे एक छोटा सा सवाल आपको हम अलग से समझाने के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं अंडर रूट 2 वाई इज इक्वल टू, फिर अंडर रूट 2, फिर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 2, इसी तरह हम अनंत से चल रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा एक फैक्टर है जो रिपीट हो रहा है? अंडर रूट 2, केवल अंडर रूट 2 और उसके साथ प्लस साइन भी है, मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है। अंडर रूट तो रहेगा ही, फिर 2 है, फिर प्लस है, फिर अंडर रूट 2 प्लस, फिर अंडर रूट 2 प्लस। तो आप कहेंगे इसका एक फैक्टर यही है, यही फैक्टर बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक को छोड़ देते हैं, पहला वाला फर्स्ट को छोड़ देते हैं, फर्स्ट को छोड़ दिया जाए। इस तरह का सवाल पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है। तो हम अंडर रूट 2 प्लस को छोड़ देंगे, अंडर रूट 2 प्लस हमारा रिपीटिंग फैक्टर है, वो छोड़ देंगे, बाकी सारे आइटम को वाई मान लेते हैं, सब खत्म। यानी इस सवाल को हम इतना कर देते हैं अंडर रूट 2 प्लस वाई, यानी जितना एक फैक्टर, एक रिपीटिंग फैक्टर छोड़ करके बाकी जितना रिपीटिंग फैक्टर है सब वाई मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनंत तक कहानी चल रही है, इसकी कोई सीमा नहीं है कहाँ तक चलेगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर समझ लिया जाए, मान लिया जाए बाल्टी है, बाल्टी में इतना पानी भरा हुआ है, इस और बाल्टी में जो भी पानी है वो बूंदों बूंदों से मिलके बनती है। जैसे आप ऊपर से कहीं किसी बाल्टी में टोटी खोल दीजिए और टप टप चूता रहे तो 24 घंटे में बाल्टी भर जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बाल्टी बूंद बूंद से भरती है। पानी के भी छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण मिलके कई करोड़ों कण मिलके एक बाल्टी भर देते हैं। तो अगर इसमें से एक फैक्टर हम निकाल दें, एक बूंद बाहर कर दें, तो क्या बाल्टी के अस्तित्व में कोई परिवर्तन होगा? तो उत्तर है नहीं होगा। एक बूंद निकाल देने पर भी बाल्टी लगता है कि कोई पानी में परिवर्तन नहीं है। इसीलिए हमें जो पूरा कंप्लीट फैक्टर था, इसमें अगर एक हम छांटी दिए तो बाकी जो है वो वही चीज़ है, मतलब बाकी वाई ही रहेगा। अगर एक कंप्लीट वैल्यू वाई है, कंप्लीट वैल्यू वाई के बराबर है, तो एक तो छांट दें तो बाकी जितना बचा, यानी यहाँ से लेकर के इतना जो बचा वो सब वाई। जैसे बाल्टी में से एक बूंद निकाल दें तो बाल्टी के अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग इस कंप्लीट को एक बूंद निकालने के बाद भी हम बाल्टी मानेंगे इसको। तो ठीक वही कहानी यहाँ भी है कि एक को छांटने के बाद भी हम वाई मानते हैं, बाकी सबको वाई मानते हैं, क्योंकि एक को छांटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही कहानी यहाँ हम लोग दोहराएंगे। तो अब इस सवाल को हम लोग लिखेंगे वाई इज इक्वल टू, जितना रिपीटिंग फैक्टर है पहले उसको उतारते हैं। रिपीटिंग फैक्टर क्या है? x² प्लस 1 बटा, अब यहाँ लिख देते हैं वाई। हमारा रिपीटिंग फैक्टर था x² प्लस 1 और बटा 4 आइटम, उसके बाद जो बचा सब वाई। तो ये सब हमने वाई मान लिया। अब इस सवाल को हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अगर ये बात समझ में आ गई, dy/dx हो जाएगा, ये हो गया 2x, और इसका करेंगे -1 y पर -2, तो dy/dx यहाँ भी आ जाएगा। तो dy/dx ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/y² हो जाएगा, इक्वल टू 2x। इस तरह से आ जा रहा है, यहाँ गुणा हो जाएगा 2xy², और ऐसे पीछे पीछे गुणा करेंगे तो 1+y² ही जाएगा ना। वही खाली अवकलन वही कर दिए, बाएं लाएं दिक्कत हो गई है। देखिए वन बटा वाई हो गया, इसको dy/dx निकाल लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा? y² ले आने क्यों गड़बड़ी आ रही है? गड़बड़ी नहीं आनी चाहिए, इस तरह हो जा रहा है, इस तरह नहीं हो रहा है। dy/dx ये मान लीजिए 2x हो गया ना, और इसका कितना होगा? y पर -1 पावर मान लें तो आएगा -1y पर -2, और dy/dx भी आएगा क्योंकि y वेरिएबल है। फिर ये हो गया dy/dx इक्वल टू 2x से माइनस टाइम 1/y² होगा dy/dx। फिर इसको बाएं ला दिया जाए
तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से 1 बचेगा, आई आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/y²। आई इधर हो गया 2x, फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो y² + 1/y²। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब डी वाई बाई डी एक्स को बराबर कर दिए जाए तो हो जाएगा 2x नीचे, ये y² ऊपर चला जाएगा, आइए चला जाएगा नीचे, नोट कर लीजिए। देखिए इसमें हमारा सवाल है y इज इक्वल टू x² + 1/x² ऐसे चल रहा है। तो ये हमारे रिपीटिंग फंक्शन है और रिपीटिंग फंक्शन अनंत तक चलते रहते हैं। ऐसे फंक्शन में क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें रिपीट होती हैं उसको हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारा रिपीटिंग फंक्शन 4 आइटम है, x² + 1/, और इसको एक फैक्टर मानते हैं और यही फैक्टर बार बार रिपीट होता है और ये अनंत काल तक चलता रहता है। तो हमारा नियम एक आता है कि जो भी रिपीटिंग फैक्टर है इसमें पहले रिपीटिंग फैक्टर को छोड़ देंगे, पहला छोड़ देते हैं। जैसे इस सवाल में x² + 1/, ये पहला रिपीटिंग फैक्टर है। बाकी जितने भी रिपीटिंग फैक्टर है वो सबको y मान लेते हैं, जो यहाँ लिखा रहता है वही मानते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि ये कहानी अनंत तक चल रही है। जैसे हम जानते हैं कि एक बाल्टी जो है बूंदों से भरी होती है, तो अगर एक फैक्टर निकाल दिए यानी एक बूंद निकाल दिए तो ये बाल्टी में कोई अंतर नहीं आया, यानी बाल्टी जो y जिसका मान है, बाल्टी में पानी का जो मान y है वो y ही बना रहेगा। एक फैक्टर निकालने से कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि ये कहानी अनंत तक चल रही है और अनंत बहुत बड़ी संख्या होती है, उसमें एक छोटी सी संख्या निकालने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा सवाल का रूप ऐसे हम लोग कर लेते हैं, पहले फैक्टर को छोड़ करके बाकी सारे फैक्टर को y मान लेते हैं। अब यही दोनों पक्षों को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारा हो गया डी वाई बाई डी एक्स, x का हो गया हमारा, ये हमारा x² है, सवाल में ऊपर x² है तो x² का 2x हो गया, और इसको हम ऊपर ले आएंगे तो इसको y पर -1 पावर होगा, इसको करेंगे तो -1 y पर आएगा -2। चूंकि ये डिफरेंट वेरिएबल हम x के सापेक्ष कर रहे हैं और वेरिएबल हमारा y है, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स हमको करना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से इसको बाएं लाएंगे, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कामन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कामन हो गया, तो यहाँ से हमको मिला 1 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा y पर -2, ये बाकी उधर 2x है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो गया 1 + 1/y², नीचे आया घात प्लस हो गया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो y² + 1/y² डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। नाउ डी वाई बाई डी एक्स को इक्वल करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2x, ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है तो ये y² ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे चला जाता है तो ये 1 + y² हो गया। तो ये सवाल हमारा प्रूव्ड हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग 5.9 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो आइए 11 भी इसी टाइप का सवाल है, इसमें भी हमको यह खोजना है कि कौन सा फैक्टर बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें से एक फैक्टर को छोड़ देंगे, बाकी सारे फैक्टर को y बिहेव कर लेंगे। तो एक सवाल और हम लोग देखेंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस बन जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वास्तव में कैसे हमको सवाल को प्रोसीड करना है। तो सवाल हमारा है y इज इक्वल टू √ में sin x प्लस cos x, फिर प्लस हमारा है, फिर √ में है sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, फिर प्लस है, फिर √ में sin x प्लस cos x, और ये कहानी हमारी ऐसे अनंत तक चल रही है। अनंत का मतलब ये ऐसे पद लाखों करोड़ों होंगे, इसकी हमको जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा पद हैं। तो हम लोग अपना रिपीटिंग फैक्टर देखें तो हमारा रिपीटिंग फैक्टर है √
पहला फैक्टर रिपीट कर रहा है, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स रिपीटिंग फैक्टर है, और प्लस का साइन, ये तीन चीज रिपीटिंग फैक्टर है। तो हमारा रिपीटिंग फैक्टर है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस का साइन, फिर अंडर रूट आ गया, यानी पहली चीज कब रिपीट हो रही है, अंडर रूट कब रिपीट हुआ, प्लस के बाद रिपीट हुआ। तो जहां तक जब पहली चीज रिपीट होती है वहां तक हम अपना एक फैक्टर मानते हैं। तो हमारा एक फैक्टर हो गया ये प्लस साइन तक, प्लस साइन के बाद बाकी सारी चीजों को y मान लेंगे। तो बात समझ में आ गई होगी। तो आइए इसको लिखते हैं, y इज इक्वल टू पहला फैक्टर हमारा अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस, उसके बाद बाकी सारे चीज़ों को y मान लेंगे। पूरा ऐसे अंडर रूट है तो अंडर रूट में y रहेगा। अब इसके बाद हमको सवाल को प्रोसीड करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आइए डिफरेंशिएशन किया जाए। चूंकि यहाँ काड़ी लगी हुई है जिसको स्क्वायर कर लेंगे तो सवाल हमारा इजली डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये y का स्क्वायर हो जाएगा। इधर आप समझ रहे हैं काड़ी गायब हो जाएगी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस y, काड़ी समाप्त हो गई। चलिए यही डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का हमारा हो जाएगा 2y, और y चूंकि डिफरेंट वेरिएबल है इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का हमको पता है cos होता है, cos का हमको पता है माइनस टाइम साइन होता है, y का dy बाई डी एक्स होता है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, जिसको हम बाय लाएंगे, भी dy बाई डी एक्स, ये भी dy बाई डी एक्स। तो हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे क्योंकि दो जगह है। तो ये हमारा पॉजिटिव साइन के साथ और ये आएगा निगेटिव साइन के साथ -1 होगा। ये चीज़ हमारा राइट साइड बचा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे cos x माइनस टाइम साइन x। ये हो गया। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये ऊपर ये नीचे, तो cos x माइनस साइन x और नीचे 2y माइनस 1। ये हमको प्रूफ करना था, रूट। इसको आप लोग नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, जो आपका एक्सरसाइज 5.10 है, इसमें एक दो सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ही आसान है, जितना डिफरेंशिएशन अब तक आप सीखते आए हैं, अगर वो बातें क्लियर हैं, इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूरी प्रश्नावली को समाप्त कर रहा हूँ, जिसमें आपका एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है x इज इक्वल टू साइन टी प्लस लाग टी एंड y इज इक्वल टू कॉस टी प्लस ई टू द पावर टी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं बीच में, और x वाले फंक्शन को बाईं तरफ, y वाले फंक्शन को दाईं तरफ लिखते हैं। तो x इज इक्वल टू साइन टी प्लस लाग टी हमने लिख दिया, और इसमें t वेरिएबल है, दोनों में देखिए t वेरिएबल है। तो जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल होते हैं जिसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ये t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट है क्योंकि इसकी वैल्यू इसके ऊपर निर्भर है। तो जो एक वेरिएबल रहता है फंक्शन में, उसी के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमने लिख दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ये हो गया dx अपॉन dy dt, इधर भी dy dt, इधर भी फंक्शन को हमने राइट डाउन कर दिया। ये dx अपॉन dt हो गया। साइन का आप जानते हैं cos t होता है, log t का 1/t होता है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर जो सेकंड वाला है y इज इक्वल टू cos t प्लस e की पावर t, यहाँ भी वही कहानी, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो गया dy बाई dt, यहाँ dy बाई dt हमने लिख दिया, फंक्शन को लिख दिया। cos का माइनस टाइम साइन होता है, की पावर t का वही होता है, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। फिर 2 में 1 से भाग देंगे, 2 में 1 से भाग देंगे क्यों, क्योंकि हमको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो ये चीज़ ऊपर होना चाहिए अंश में, न्यूमरेटर में, और ये चीज़ होना चाहिए डिनोमिनेटर में।
तो डी वाई बाई डी टी देखिए बाई तरफ ऊपर और डी एक्स अपॉन डी टी बाई तरफ नीचे हो गया। यहाँ डी टी करके हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट हो गया। ये वैल्यू हमारी ऊपर लिख दी गई है, ये पहले बाद में प्लस को पहले माइनस को बाद में, और ये वैल्यू नीचे लिखी गई है। इसको हमने सॉल्व कर दिया, आंसर आपको मिल गया। बहुत ही सिंपल सवाल है। इसी तरह हम एक सवाल 5 लेते हैं। एक्स की वैल्यू ये दी गई है, वाई की वैल्यू ये दी गई है, वही कहानी जो 3 की कहानी वही 5 की कहानी। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू टी डी बाई डी टी हमने इधर लिख दिया। इधर हमने ए का कांस्टेंट अवकलन नहीं होगा, टी का 1 होता है और साइन टी का कास्ट टी होता है। इक्वेशन नंबर 1 y is equal to a1 minus cos t डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। फिर डी वाई बाई डी टी हो गया, ये कांस्टेंट ए हो गया, 1 कांस्टेंट है 0, cos t का माइनस टाइम होता है, माइनस ऑलरेडी है इसलिए प्लस हो गया। ये का हमने मल्टीप्लाई कर दिया साइन टी में, ये साइन टी। फिर इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, फिर 2 में 1 से डिवाइड कर दिए तो डी वाई बाई डी टी ऊपर और डी वाई बाई डी एक्स नीचे, डी वाई बाई डी टी ऊपर डी वाई बाई डी एक्स नीचे, डी टी कैंसिल हो गया, डी वाई बाई डी एक्स। ये वैल्यू ऊपर मिलेगी अंश में और ये वैल्यू आपको डिनोमिनेटर हल में मिलेगी। ये कैंसिल हो गया साइन टी अपॉन 1 प्लस cos टी। चूँकि इस सवाल में एक कंडीशन भी दिया है कि टी की वैल्यू आपको पाई बाई 2 पर फाइंड आउट करनी है, तो आंसर तो हमको मिल गया। जब आंसर हमारा मिल जाता है यही टी की वैल्यू पाई बाई 2 देख के हम भर देते हैं। ये लिखने का ढंग है डी वाई बाई डी एक्स टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 हमने यहाँ भर दिया, यहाँ भर दिया पाई बाई 2 पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। 1 अपॉन 1 प्लस 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 1 होगा, रिजल्ट आया 1। तो ये हो गया हमारा डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। बहुत ही आसान है, शेष क्वेश्चंस को आप बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली पर चलते हैं। इसके बाद हम लोग 5.11 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन। इसमें 2 फंक्शन दिए जाते हैं, एक फंक्शन दिया रहता है और उस फंक्शन का अवकलन किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स x का अवकल गुणांक sin इनवर्स x के सापेक्ष। अभी तक हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे जिसको x के सापेक्ष कहते हैं। अब इसमें x नहीं है, इसमें sin इनवर्स x है। जैसे ऐसे कहा जाए tan इनवर्स x का अवकल गुणांक x के सापेक्ष, तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। इसमें कह रहा है tan इनवर्स x का अवकल गुणांक sin इनवर्स x के सापेक्ष, तो अब डी वाई बाई डी एक्स नहीं निकालना है, इसके लिए हमको sin इनवर्स x के सापेक्ष निकालना है। तो आइए एक सवाल हम लोग 2-3 सवाल प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं जब 2 फंक्शन दिए जाते हैं और एक फंक्शन का अवकलन दूसरे फंक्शन के सापेक्ष में किया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले वाले को हम लोग y1 मान लेते हैं। पहले वाले फंक्शन को y1 माना जाता है। y1 इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरे वाले को y2 मान लेते हैं। y2 इज इक्वल टू sin इनवर्स x। और हम लोग निकालते हैं dy1 अपान dy2। dy1 अपान dy2 को कहते हैं पहले का अवकलन दूसरे के सापेक्ष, पहले फंक्शन का अवकलन दूसरे फंक्शन के सापेक्ष। पहला फंक्शन tan इनवर्स x है, दूसरा फंक्शन sin इनवर्स x है, तो हम कहेंगे tan इनवर्स x का अवकलन sin इनवर्स x के सापेक्ष। जैसे हम लोग लिखते हैं dy बाई dx, तो क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं y का अवकलन x के सापेक्ष। इसको हिंदी में कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले इस चीज़ को हम समझा दें आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको हम लिख दें dy1 अपॉन dy2, तो आप क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 विथ रिस्पेक्ट टू y2। तो ये चीज़ है, इस बात को आपको समझना है। जो ऊपर रहता है उसका हम अवकलन करते हैं और जो नीचे रहता है उसके सापेक्ष करते हैं। तो हम y1 का अवकलन करेंगे y2 के सापेक्ष। ये हमारा एक लिखने का तरीका है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको आगे हम थोड़ा ऐसे बढ़ा दे रहे हैं। इसको अगर ऐसे लिख दें तो कोई बुराई नहीं है। अगर हम dx से दोनों में डिवाइड कर दें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि dx तो कैंसिल हो जाएगा। तो dy1 अपॉन dy2 को हमने लिख दिया
डी वाई वन अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई टू अपॉन डी एक्स। अब आगे हम सवाल को प्रोसीड करते हैं। अब d अपॉन डी एक्स ऊपर हो गया, y1 के स्थान पर tan इनवर्स x लिख दिए, आपको समझ में आ रहा होगा। नीचे भी d अपॉन डी एक्स और y2 के स्थान पर sin इनवर्स x लिख दिए, जैसा कि हमने मान लिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x का अवकलन आपको खूब पता है, सूत्र याद कर चुके हैं कितना होता है। और sin इनवर्स x का भी आपको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये हमारा आंसर हो गया। इसको ठीक करके लिख दिया जाए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें नीचे मिलेगा। वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन होता है, सिर्फ आपको लिखना है। इस सवाल को नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट सवाल बताते हैं। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में y1 हमारा साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 साइन इनवर्स x। ये सब कहानी ऐसे ही चलेगी। यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे साइन इनवर्स 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ बड़ा कोष्टक बना लेंगे और इसको छोटे कोष्टक में डाल देंगे। नीचे हमारा है साइन इनवर्स x, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हमारा सवाल आप जानते हैं थोड़ा सा जटिल फंक्शन है, तो ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर एक इक्वेशन 1 मान के ऐसे छोड़ देते हैं और इसको अलग से सॉल्व करते हैं। अब लिखते हैं, चूँकि यहाँ भी हम कर सकते थे लेकिन ये जटिल फंक्शन है इसलिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। तो इस मेहनत से बचने के लिए इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको छोटा कर देंगे। छोटा करके इसका अवकलन कर देंगे तो सवाल हमारा जल्दी लग जाएगा, टाइम बचेगा और कठिन नहीं होगा। तो इसको हम लोग अलग से सवाल को लेते हैं और लिखेंगे समीकरण 1 से अंश बराबर, अंश को हम लेते हैं। तो अंश बराबर हमारा है साइन इनवर्स x 2x√1 माइनस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू, समीकरण 1 से सिर्फ लिखेंगे। समीकरण 1 से अंश को लेने पर, अंश को लेने पर y इज इक्वल टू, इसको मानते हुए साइन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे सब्स्टिट्यूशन के बारे में। x को कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम x को हम साइन सब्स्टिट्यूट कर देंगे या कास भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 1 के बाद माइनस के साथ एक्स स्क्वायर आया हुआ है। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। जब माइनस के साथ एक्स स्क्वायर आता है तो साइन या कास सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हम मान लेंगे, माना x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से रखने पर तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन इनवर्स 2x के स्थान पर साइन थीटा और √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सवाल हमको मिल जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और काड़ी में कास स्क्वायर मिलेगा, फिर काड़ी हटाएंगे तो कास बन जाएगा। 2 साइन थीटा कास थीटा मिल गया, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा मिला कोष्टक में। बाहर साइन इनवर्स है तो इसको हम लोग लिख देंगे साइन इनवर्स आई साइन 2 थीटा बन गया।
हमने आपको बताया था कि ये वैल्यू अगर साइन में चेंज हो जाती है तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया जाता है। कैंसिल करने के बाद y की वैल्यू निकल गई सिर्फ 2 थीटा, तो y की वैल्यू हो गई 2 थीटा। थीटा को हम लोग यहाँ से साइन इनवर्स x पुट अप कर देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो थीटा को हम यहाँ साइन इनवर्स भर देंगे तो हो जाएगा 2 थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स x। अब इसका dy बाई डी एक्स हम करेंगे तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे तो मिल जाएगा 2 कांस्टेंट है साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू लिखते हैं यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में 1 के अंश में रखने पर, चाहे 1 में भी लिख सकते हैं, अंश में रखने पर, चूँकि अंश को हमने अलग से सॉल्व किया है। तो अब हमारा सवाल का रूप हो गया ये dy1 अपॉन dy2 dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू, यहाँ हम ऊपर लिख देंगे 2 के साथ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर अंश में। ये वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई क्योंकि इसी का हमने डिफरेंशिएशन किया है और इसका डिफरेंशिएशन हमको पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कंप्लीट कैंसिल हो गई, हमको आंसर मिल गया dy1 अपॉन dy2 इज इक्वल टू 2। ये मिल गया हमको आंसर। तो जब भी सवाल का स्ट्रक्चर लंबा दिखे तो आप उसको अंश और हद को अलग से हल करके फिर पुटअप कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन अलग कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन अलग कर लेंगे, फिर ऊपर और नीचे भर के काट के हम अपना आंसर निकाल देते हैं। देखिए ये पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन के यहाँ जुड़ल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे फंक्शन पहले को लिख देंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो इसको x बिहेव करना पड़ेगा। इसको ऐसे कोष्टक मान के पावर को ऊपर दिखा लेंगे, इसको x बिहेव कर लेंगे तो x स्क्वायर का 2x होता है, x के स्थान पर tan x, चूँकि हमने बिहेव किया है तो tan x का फिर करेंगे तो हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर x। तो पहले को लिखा गया, दूसरे का अवकलन हो गया, प्लस दूसरे को लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स को लिखेंगे, एक्स का अवकलन करेंगे तो 2x, नीचे लाग एक्स का 1/x होता है, ये भी एक्स ऊपर चला जाएगा तो इसमें जाके गुणा होगा तो 3 पावर आए किसका, लेकिन ये बीच में प्लस है तो बाहर ही लिख दिया जाए और यहाँ से एक्स कॉमन होगा, बाहर हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो साथ ही साथ tan भी कॉमन होगा। चलिए पहले वो लिख देते हैं, क्या मिला हमको ऊपर 2x स्क्वायर मिला, फिर tan x और सेक स्क्वायर x प्लस करके 2x tan स्क्वायर x, ये तो ऊपर मिला और बाहर ये जो x है आ जाएगा। अब कॉमन ले लिया जाए तो दोनों में है, x भी दोनों में है, x पहले से है तो x स्क्वायर हो जाएगा, tan भी दोनों में है और tan पर एक पावर कॉमन होगा तो बचा कितना, तो यहाँ 80x बचेगा क्योंकि 80x बाहर लिए हैं और सेक स्क्वायर बचेगा, सेक स्क्वायर बच गया और यहाँ से हमारा 2 निकल गया, x निकल गया। tan बचेगा, ये आंसर आना चाहिए। आइए एक सवाल और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर x का log x के सापेक्ष। तो हमने मान लिया y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर x और y2 इज इक्वल टू log x। फिर हमारा एक सूत्र होता है, इसी के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना होता है dy1 अपॉन dy2, इसको हमने लिख दिया dy1 अपॉन dx और नीचे dy2 अपॉन dx। फिर ये y1 की वैल्यू ये है, यहाँ हमने पुटअप कर दिया, y2 की वैल्यू ये है, यहाँ पुटअप कर दिया। यहाँ दो फंक्शन का गुणन है, पहले को लिखते हैं, दूसरे का अवकलन। तो tan स्क्वायर का अवकलन 2 tan x, फिर tan का करेंगे तो सेक स्क्वायर x प्लस दूसरे को हमने लिख दिया, पहले का अवकलन 2x, log x का अवकलन 1/x होता है। फिर ऊपर वाले को हमने यहाँ लिख दिया और ये नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ से 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x भी दोनों में है, tan भी दोनों में है। फिर 2x tan हमने कॉमन ले लिया, एक x वाले था x स्क्वायर हो गया, ये हमारा हो गया आंसर। इसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं।
आइए एक सवाल और देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 15। सवाल हमारा है, ज्ञात कीजिए कि यम पर n का x पर m का x पर n के सापेक्ष अवकल गुणांक यम n के किस मान के लिए अचर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो अवकल गुणांक हम निकालेंगे तो यम n का मान क्या होना चाहिए कि उसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी बनी रहे, बदले न। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट होना, सेम होना। तो सबसे पहले हम अपने फार्मूले को लिखते हैं dy1/d2, ये dy1/dx, dy2/dx। फिर हमारा पहला फंक्शन है x के पावर m है, दूसरा फंक्शन x के पावर n है। हमने फार्मूले पुटअप कर दिया, अवकलन का सूत्र हमको पता है, दोनों का हमने पुटअप कर दिया। अब इस व्यंजक को हमें ध्यान देना होगा कि यम n का मान कौन सा ले लिया जाए, m का मान 1 लिया जाए, n का मान 10 लिया जाए, क्या लिया जाए, ये हमको विचार करना है। तो विचार करते हुए यह ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू हमेशा सेम बनी रहे। यानी अगर हम 2 भरें, चाहे 10 भरें, चाहे 20 भरें, यम n को चाहे जो वैल्यू दे दें, इसका मान हमेशा एक जैसा रहे। इसके लिए अगर यम और n को इक्वल करा दिया जाए तो आप पाएंगे जैसा हर दिखेगा वैसा अंश दिखेगा। क्योंकि अगर हम n को m भर देते हैं तो यहाँ m हो जाएगा, यहाँ m हो जाएगा, तो जो अंश वही है। तो आप पाएंगे कि वैल्यू कट कट के बार बार एक आएगी, बार बार एक आएगी। तो हमने एक डिसीजन ले लिया कि m और n बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर है, m बराबर n। आइए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 5.12 देखते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इसको कहते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय कोटि के अवकलज को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं d2y/dx²। इसको डिनोट करने का कई तरीका है। कभी कभी आपको ऐसे मिलेगा f डबल डैश x, कभी कभी ऐसे d2x भी लिखा रहता है। तो ये सब दिखाने के कई तरीके हैं। जनरली हम लोग d2y/dx² के रूप में देखते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 5.12 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। हमारा सवाल है y = e⁻7x + 6 टाइम e⁻- टाइम 7x। हमको प्रूव करना है d2y/dx² = 49y। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये dy/dx हो गया, e⁻7x का e⁻7x होगा, 7x का फिर करेंगे तो इंटू 7 आ जाएगा, +6 कांस्टेंट है, मल्टीपल है, बाहर रहेगा। e⁻−7x का e⁻−7x होगा और फिर -7x का करेंगे तो -7 आएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। इसको थोड़ा सा ठीक कर लिया जाए तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा dy/dx = 7 दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं। तो e⁻7x -6 टाइम e⁻- टाइम 7x, ये हमारा सवाल हो गया। इसको एक इक्वेशन मान करके अभी छोड़ दे रहा है। फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब इसको लिखने का तरीका होता है d2y/dx²। जब dy/dx को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं तो ये लिखने का ढंग है d2y/dx²। फिर यहाँ 7 कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, इसका करेंगे e⁻7x का e⁻7x होगा, फिर 7x का करेंगे तो 7 आएगा, -6 मल्टीपल है, गुणक है, बाहर रहेगा, e⁻−7x का वही होगा। फिर इसका करना पड़ेगा तो -टाइम 7 फिर आएगा। इसको सॉल्व कर लिया जाए, 7 अगेन दोनों में कॉमन दिख रहा है तो 7 बाहर निकालेंगे 49 हो जाएगा। तब बाद मिला e⁻7x माइनस प्लस हो गया और 6 टाइम e⁻- टाइम 7x। इसको बिहेव कर लिया जाए इक्वेशन नंबर 2 d2y/dx²। ये मिला हमको। आप जरा इक्वेशन 1 और 2 को जरा ध्यान से देखा जाए तो
इसको मान लिया जाए इक्वेशन 1 पहले वाले को, सवाल को, इसको 2 माना जाए, इसको 3 मान लिया जाए। अब आप 1 और 3 को देखिए, 1 और 3 को आप देख रहे हैं तो जो इसके राइट साइड की वैल्यू है वही वैल्यू इसकी राइट साइड की वैल्यू है, इसके स्थान पर हम y पुटअप कर सकते हैं। तो एक लाइन और लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 implies d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 49 टाइम y। ये हमको प्रूव करना था। इक्वेशन 1 से हमने इसकी वैल्यू पुटअप कर दिया, इसके स्थान पर हमने y लिख दिया, तो इसके स्थान पर हमने y लिख दिया, बाकी 49 है, ये 49 ये y हो गया, तो ये प्रूव हो गया, प्रूफ। इसी तरह हम लोग फिर सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 5.10 का क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है y इज इक्वल टू a साइन log x। तो हमको ये प्रूफ करना है, इसमें हमारा सेकंड डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, गुणक है, बाहर रहेगा, इसको x बिहेव कर लेंगे तो साइन का कास होता है कास x, तो कास log x होगा। चूंकि इसको हमने बिहेव किया है इसलिए इनटू करके log x का हमको पुनः करना होगा। तो ये सवाल हमारा हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos log x बाई x। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, और इसको पुनः डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमको सेकंड डेरिवेटिव भी लेना है। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब dy बाई डी एक्स का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फंक्शन हो गया, तो सूत्र लगाते हैं dn एन डी। डिनोमिनेटर को लिखेंगे, ये तो बाहर रहेगा चूंकि ये कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम वेरिएबल से मतलब रखते हैं। तो d हो गया, फिर न्यूमरेटर का हम करेंगे अवकलन, तो कास का माइनस टाइम साइन होता है, इसको x बिहेव करके साइन x हो गया, चूंकि हमने बिहेव किया इसलिए log x का भी करना होगा 1 बाई एक्स। फिर माइनस लिखते हैं dn एन डी। अब न्यूमरेटर को लिखेंगे तो न्यूमरेटर हमारा cos log x, और डिनोमिनेटर करेंगे तो x का करेंगे 1 हो गया अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर हमारा x है, x का स्क्वायर। तो सवाल हमारा हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते चला, एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो एक्स स्क्वायर का हमने मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि इस तरह का सवाल में हमको लाना भी है, तो हम मल्टीप्लाई कर दिए। बाकी देखा जाए क्या मिलता है, तो हमको मिला ये एक्स ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, माइनस ए भी है, माइनस ए भी है, माइनस अगर बाहर कॉमन ले लें तो ठीक रहेगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना, साइन के साथ log x बचा, और ये माइनस निकल के प्लस हो गया, कास के साथ log x बचा। ये चीज़ हमको कोष्टक के अंदर मिला। फिर हमको कहाँ सेटिंग करनी है, x dy बाई डी एक्स की सेटिंग करनी है, तो x dy बाई डी एक्स की सेटिंग हमको करनी है, प्लस y भी चाहिए, y के लिए ये चाहिए हमको। चलिए तो इसके लिए एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो माइनस ए के साथ साइन log x हो गया, और ये माइनस ए के साथ इसके साथ भी जाएगा, तो माइनस ए cos log x हो गया। इतना सवाल हुआ। इस सवाल को तो हम y लिख सकते हैं, क्योंकि y इसको हम लिख सकते हैं
ए साइन log x को हम y लिख सकते हैं, तो इसको हम y लिख दे रहे हैं। अगले स्टेप में माइनस टाइम y, एक कंप्लीट वैल्यू हमने y लिख दिया, माइनस टाइम y। तो हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हमको मिल गया। अब थोड़ा डी वाई बाई डी एक्स पर विचार किया जाए x के साथ। एक काम कर ले रहे हैं, यहीं पर x को हम यहाँ कर दे रहे हैं, इस x को हटा करके यहाँ करके इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। तो अब यही हम लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 तथा 2 से मान, इसको समीकरण 3 मान लें। समीकरण 3 में रखने पर तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके स्थान पर हम माइनस वाई लिख देंगे और इसके स्थान पर ये जो चीज़ है हम एक्स के साथ माइनस एक्स के साथ डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे। अब इन दोनों वैल्यू को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे, तो जब लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हमको प्रूफ हो जाएगा डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ये आएगा तो प्लस टाइम एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये आएगा तो प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये चीज़ हमको प्रूफ करना था, इसको अब नोट डाउन करा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।